एक लड़का एक लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड बताई जाती है उस पर बराबर चाकुओं से वार करता है। लगभग 20 से 25 बार वो वार करता है, तब भी मन नहीं भरता तो एक बड़ा सा पत्थर उठा करके उसके चेहरे और सर पे बार बार मारता है उठा करके। यहाँ तक कि उस वहशी दरिंदे का इससे भी मन नहीं भरा तो वो उस बेसुध पड़ी लड़की जो कि शायद अब तक मर चुकी थी में बार बार लातों से मारता है। और जब ये सब कुछ हो रहा था, ये भयानक हत्याकांड को जब अंजाम दिया जा रहा था, तो वो किसी सुनसान जगह पे नहीं बल्कि एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी गली में जहाँ से लोगों की आवाजाही उस समय तक जारी थी। लोग वहाँ खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। जब वो लड़का उस लड़की को चाकुओं से मार रहा था तो लोग वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। और तमाशा देखने वालों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थे। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लड़के को रोक सके, उसके हाथ से चाकू छीन सके और उस लड़की को बचाया जा सके, या यहाँ तक कि ये पूछा भी जा सके कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। साइकोलॉजी की भाषा में इस तरह के जब कोई इवेंट होता है कि कोई किसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जा रहा हो, या किसी को मारा जा रहा हो या पीटा जा रहा हो, और लोग वहाँ पर खड़े होकर केवल तमाशा देखते हैं उसको बचाने के बजाय, तो इस तरह का जो घटना होती है साइकोलॉजी की भाषा में उसको बोलते हैं बाईस्टैंडर्स इफेक्ट। और चूंकि इस केस में जो लड़का और लड़की दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, तो इसको एक लव जिहाद के एंगल से भी कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि पूरा केस क्या है और ये बाईस्टैंडर इफेक्ट क्या है और क्या लव जिहाद जैसा भी इसमें कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये घटना है 28 मई 2023 की, जब दिल्ली के शाहबाद डेरी एरिया में एक लड़का जिसका नाम साहिल बताया जाता है और जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है, वो एक लड़की जिसका नाम साक्षी होता है और उम्र 16 साल होती है, रात के समय एक गली में चाकुओं से उस पर बराबर वार करता है और बड़ी बेरहमी से उसको वहाँ पर मार देता है। और लोग वहाँ पर खड़े होकर के सब तमाशा देख रहे होते हैं। और ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जो काफ़ी वायरल हुई और हो सकता है आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी हो। तो जानते हैं कि ये साक्षी और साहिल कौन थे, क्यों ये सब घटित हुआ। तो जो ये साक्षी थी, इसकी उम्र 16 वर्ष थी और ये 10वीं क्लास के इसने इस बार पेपर दिए थे और रिजल्ट का इंतज़ार था। जो साक्षी थी ये अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली के जेजे कॉलोनी इलाके में किराए पर रहते थे। और जो इसके पिता थे वो एक राजमिस्त्री का काम करते थे और माता थी जो गृहिणी थी। साक्षी का एक छोटा भाई भी था जिसकी उम्र 10 वर्ष थी या 10 वर्ष है। तो साक्षी पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसकी माँ बता रही थी कि वो बड़ी होकर के वकील बनना चाहती थी। तो जो ये साक्षी थी, इसका लगभग 2 साल पहले जून 2021 में एक साहिल नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। जो ये साहिल होता है इसकी उम्र फ़िलहाल 20 वर्ष है और एक एसी और फ्रिज मैकेनिक का काम ये करता है। इसके पिता हैं जो वेल्डर हैं और इनकी माता जो हैं वो एक दुकान चलाती हैं। और साहिल के 3 बहनें हैं जिनमें से एक जॉब कर रही हैं और 2 पढ़ रही हैं। तो साहिल जो ये लड़का था
ये थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का था। इसका पता इससे भी लगता है कि जो ये अभी अपने परिवार के साथ रोहिणी के प्रहलादपुर एरिया में अभी किराए के मकान पर रहता है। लगभग 2 साल पहले ये इसी शाहबाद डेरी एरिया में किराए पे लोग रहते थे, लेकिन इसके आए दिन साहिल के झगड़ों की वजह से इनको वहाँ से मकान खाली करवा दिया गया था और तब से ये लोग रोहिणी में रह रहे थे। ये साहिल और जो साक्षी थी लगभग 2 वर्ष से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जो साक्षी थी उनके पिता को और उनके फैमिली वालों को भी इस सब के बारे में पता था कि ये किसी साहिल नाम के लड़के से बात करती है, उससे इसकी दोस्ती है, जिसके लिए उसके जो पिता होते हैं साक्षी के, वो बार बार उसको मना भी करते हैं अपनी बेटी को कि अभी तुम छोटी हो, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हें बड़े होकर के वकील बनना है। और शायद यही बात थी कि जो साक्षी को भी ये थोड़ा समझ में आने लगा था कि उसको साहिल से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जो साहिल था वो थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का भी था। और जैसा कि आपको पता है कि इसी के झगड़ों और गुस्सैल प्रवृत्ति की वजह से इनको शाहबाद डेयरी से जो किराए का मकान था वो भी खाली करवा दिया गया था। तो यही सब को लेकर के जो साक्षी है वो उसको इग्नोर करने लगती है, धीरे धीरे उसका फ़ोन उठाना बंद कर देती है और उससे बातचीत करना बंद कर देती है। तो जो घटना जिस दिन घटी थी 28 मई 2028 को, तो उससे 15 दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले से ये जो साक्षी होती है वो अपने एक मित्र हैं नीतू, उनके वहाँ ये रह रही थी, क्योंकि जो नीतू थे उनके पति कहीं बाहर गए हुए थे और नीतू के 2 बच्चे थे छोटे। तो नीतू ने इनसे कहा था कि जब तक मेरे पति नहीं हैं आप मेरे साथ यहाँ रहिए, थोड़ा मुझे भी एक कंपनी मिलेगी और मैं भी अकेली हूँ, तो डर या वही सब की वजह से तो ये उनके यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। और 15 दिन से ये नीतू के घर में रह रही थी। 28 मई को नीतू के एक बच्चे का जन्मदिन था, जिसके लिए जो साक्षी थी वो बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट जा रही थी और उसी बीच रास्ते में ये सब घटना को जो साहिल है उसने अंजाम दिया। तो इस घटना को जो अंजाम दिया 28 तारीख को, उससे पहले 27 तारीख को क्या हुआ था वो हम आपको बताते हैं। जो साहिल जो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में है, उसने बताया कि 27 मई को जो साक्षी थी वो और उनकी एक दोस्त और एक लड़का, ये तीनों लोग साहिल से मिले। साहिल को इन्होंने मारने की धमकी दी थी, उसे दूर रहने के लिए कहा था। काफ़ी इन लोगों के बीच में गाली गलौज हुई थी और ये सब साहिल ने पुलिस को बताया था कि उसी की वजह से मैं गुस्सा होकर के मैंने उसी समय सोच लिया था कि इनमें से कोई भी मिलेगा तो मैं उसको जान से मार दूंगा। तो 28 मई को जब साक्षी अकेले मार्केट जा रही होती है तो साहिल रास्ते में आता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जो साक्षी होती है वो उसको इग्नोर करती है और कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ। लेकिन साहिल उस समय बहुत गुस्से में था और उसी बीच वो एक चाकू निकालता है जिसको उसने लगभग 15 दिन पहले हरिद्वार से खरीद करके वो लाया था। मतलब हत्या की प्लानिंग वो पहले से ही उसके दिमाग में चल रही थी। वो चाकू खरीद के लाया था, पुलिस को उसने बताया भी था कि कहाँ से उसने चाकू खरीदा है, उस दुकान का एड्रेस और वो सब बाद में पुलिस को उसने बताया था। तो
बराबर वो चाकू से उस पर वार करता है और लगभग 20 वार उसने साक्षी के ऊपर किए, तब भी उसका मन नहीं भरा। तो वहाँ से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उठा करके साक्षी के सर और चेहरे पे बार बार गिरा करके उसका चेहरा कुचल डालता है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े होकर के सब देख रहे हैं। वीडियो में देखा कि एक लड़का पहले तो साहिल को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन बाद में वो भी साइड में खड़ा होकर के तमाशा देखने लगता है। इसके लिए हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक बाई स्टैंडर्ड्स इफेक्ट, तो बाई स्टैंडर्ड्स इफेक्ट साइकोलॉजी में सबसे पहली बार एक 1964 में अमेरिका में हुए एक चर्चित हत्याकांड के बाद इस इफेक्ट के बारे में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सोचा। ये 1964 में क्या हुआ कि एक कैथरीन किटी नाम की लड़की को कुछ गुंडे दौड़ा दौड़ा करके सड़क पर मारते हैं, उसका रेप करते हैं, और जो लोग थे वो अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों से सड़क पे खड़े होकर के वो सब देख रहे होते हैं, लेकिन किसी की भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की को उस समय बचाया जा सके। और बाद में उन्हीं के सामने वो लड़की वहाँ दम तोड़ देती है। तो ये इसकी जब ये हत्याकांड हुआ तो इससे पूरी दुनिया की नज़र इस चीज़ पर गई कि आखिर जो वहाँ लोग खड़े थे उन्होंने क्यों किसी ने भी विरोध नहीं किया था। चाहते तो वो लोग हत्यारों को पकड़ करके मार सकते थे, उस लड़की को बचा सकते थे, क्योंकि लोग संख्या में ज़्यादा थे, हत्यारे एक गिने चुने थे। तो इसे साइकोलॉजी का एक नियम पता लगा कि साइकोलॉजी कहती है कि आपको मदद मिलने के चांस जब कम हो जाते हैं, जब लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है। अगर वहीं भीड़ की बजाय अगर कोई वहाँ एक या दो व्यक्ति ही उस जगह होते तो चांसेस ज़्यादा रहते कि उस लड़की को बचाया जा सकता था, उस हत्यारे को रोका जा सकता था। लेकिन चूंकि वहाँ भीड़ थी तो भीड़ में खड़ा प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि मैं ही इस झमेले में क्यों पड़ूं, जब सभी ऐसे खड़े हैं तो मैं ही क्यों आगे आऊं। और बस यही जो एक प्रवृत्ति होती है वो सभी को मदद करने से रोकती है। तो इसी को साइकोलॉजी की भाषा में बाई स्टैंडर्ड्स इफेक्ट कहते हैं। तो लौटते हैं मूल कहानी पे। तो जो ये साहिल होता है उस समय साक्षी को मार करके और वहाँ से निकल जाता है। लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, साक्षी को अस्पताल पहुँचाया जाता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर उसे पहुँचने से पहले ही पहुँचते ही मृत घोषित कर देते हैं। साहिल भाग करके सबसे पहले अपने घर जाता है और उसके बाद वो रिठाला, दिल्ली में ही एरिया है रिठाला, वहाँ जाता है। वहाँ पर वो जो हथियार उसने मर्डर के लिए यूज किया था, एक वो जो बड़ा सा चाकू, उसको फेंकता है और वहाँ से कश्मीरी गेट के लिए बस पकड़ता है और कश्मीरी गेट से ISBT बस स्टैंड दिल्ली जाता है और वहाँ से सीधा बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर में एक गांव है अटेरना,
वहाँ उसकी बुआ रहती थी, सीधा अपनी बुआ के घर पहुँचता है। उस समय लगभग सुबह के 4 बज रहे थे। वो दरवाज़ा खटखटाता है, उसकी बुआ का लड़का दरवाज़ा खोलता है और वो उससे पूछता है कि इतना रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अरे पास में ही एक शादी थी, वहाँ आया हुआ था मैं, तो सोचा कि चलो बुआ के यहाँ भी मिलते चलें। उसका जो भाई था, मतलब बुआ का लड़का, वो उससे खाने वाने के लिए पूछता है। तो वो कहता है कि अरे शादी से आया हूँ तो खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मुझे सोना है। तो घर के जो बैठक हुए हैं गेस्ट रूम, उसमें उसके लिए बिस्तर लगा दिया जाता है और वो सो जाता है। जब अगले दिन लगभग दोपहर बजे 29 मई को पुलिस आती है, पुलिस पूछती है कि यहाँ पर साहिल नाम का कोई लड़का आया क्या? तो उसके बुआ का लड़का बताता है कि हाँ आया है, उधर सो रहा है। तो पुलिस उसको पकड़ते ही सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि वो चाकू कहाँ पर है, और साहिल को पकड़ ले जाती है। क्योंकि पुलिस को इसमें कैसे पता चला कि साहिल कहाँ पर है, तो उसके लिए पुलिस ने बताया कि जो साहिल और साहिल के परिवार, इन सब के जो फ़ोन थे वो उन्होंने सर्विलांस पे लिए हुए थे, और जो साहिल की बुआ थी उनका फ़ोन साहिल के पिताजी के पास आया था कि साहिल यहाँ है, और जो भी उनकी बात हुई हो तो पुलिस ने वही सर्विलांस से उनकी लोकेशन निकाली और जा कर के उसको वहाँ दबोच लिया। चूँकि अब जो साहिल है वो पुलिस की गिरफ्त में है, आगे की जो घटनाएं हैं वो तो पुलिस पूछताछ कर रही है। काफ़ी उसने खुलासे भी किए हैं। जो मेन उसने जो खुलासे किए हैं वो यही कि जो साक्षी थी वो उसे इग्नोर करने लगी थी, उसके फ़ोन का जवाब देना बंद कर दिया था। और साहिल ने बताया कि जो साक्षी थी उसका एक पहले भी एक प्रेमी था जिसका नाम प्रवीण था, और पुलिस के अनुसार जो साक्षी की बॉडी थी उसके एक हाथ पर एक प्रवीण नाम का टैटू भी गुदा हुआ था। तो साहिल ने बताया कि वो मुझे छोड़ करके फिर से प्रवीण से बात करने लगी थी और उन्होंने बुला करके मेरी बेइज्जती की थी, और इसी से मैंने गुस्सा होकर के उसका मर्डर कर दिया था। बाकी पुलिस पूछताछ कर रही है। हत्या के मामले में उस पर केस दर्ज हुआ है। सभी साक्ष्यों को पुलिस जुटाने में लगी हुई है। जो चश्मदीद उस समय वहाँ मौजूद थे उनके बयान लेना, और जो हत्या में जो चाकू प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद कर लिया गया। आखिर सवाल ये उठता है कि क्या कोई आदमी इतना गुस्सा हो सकता है कि इतने बहसीपन से किसी का मर्डर कर दे? क्या साक्षी की मर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि वो साहिल से बात करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? तो सवाल काफ़ी हैं और सवाल उठता है इस सोसाइटी पर भी, और आप और हम जैसे उन तमाशबीन लोगों पर भी जो एक इस हत्याकांड को रोक सकते थे, वो किसी की जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल तमाशा देखने के बजाय कुछ भी करना मुनासिब नहीं समझा। और जैसा कि इस केस में कई लोगों द्वारा
ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक लव जिहाद है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि इस केस को अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी संभावना नज़र नहीं आती। भले ही ये हत्याकांड बहुत ही दुख भरा और एक वहशीपन तरीके से किया गया हो, लेकिन सच्चाई यही है कि ये केवल एक बदले की भावना और गुस्सेवश या क्रोधावेश में किया गया एक हत्याकांड था, जिसमें एक लव जिहाद या किसी और इस तरह के सांप्रदायिक एंगल को देखना बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। तो ये कहानी सुनाने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि लोगों को अवेयर कर सकें कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, और हम इस तरह की घटनाओं को रोकने में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, और अपने बच्चों को, अपने आसपास के परिचितों को किस तरह से हम एक मानसिक परिपक्व बना सकें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा समाज में स्थान ना दे सकें। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें।